हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिजिड बॉडी क्या है, टॉर्क क्या होती है और एक डेरिवेशन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले गाइस, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूँगा। अगर आप लोग उस बात को फॉलो करते हो, अगर आप लोग उस बात को मानते हो तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप लोग नहीं मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इम्पोर्टेंट बात को भी समझना जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ वीडियो के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त लाडी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है कि रिजिड बॉडी क्या है। तो हम सबसे पहले रिजिड बॉडी को समझते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए सॉलिड बॉडी in which particles are compactly arranged and interparticle distance is very small. It can move either as a whole in same axis and it rotate in 2D और 3D। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये बताता है कि जो रिजिड बॉडी है वो ये डिफाइन करता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए सॉलिड बॉडी इन विच पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। एक ठोस बॉडी, मतलब कि एक सॉलिड बॉडी जो है, एक ठोस बॉडी जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। कॉम्पैक्टली का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल भी स्पेस ना हो, बहुत कम स्पेस हो। तो वो क्या है, एक दूसरे उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। वो उनके बीच में बहुत कम स्पेस है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, तभी तो वो सॉलिड है। तो इन विच पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर भी पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटर पार्टिकल। तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इट कैन मूव आइदर एज ए होल इन सेम एक्सिस। वो या तो मूव करेगा कैसे, पूरा का पूरा, या फिर सेम, या तो किसी एक एक्सिस में मूव करेगा, या फिर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा 2D और 3D में। तो ये था रिजिड बॉडी। इसका एक डायग्राम है और डायग्राम के बाद हम समझेंगे इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो डायग्राम क्या है, डायग्राम में देखिए यहाँ पर कि हमने एक प्लेन बनाया, 3 डायमेंशनल प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये 3D प्लेन है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक पॉइंट माना P। ये हमने मान ली P क्या है, एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है, ठीक है, मान लिया। तो सेंटर से यहाँ तक की हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर होगा यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कह लो या डिस्टेंस वेक्टर कह लो, एक ही बात है। पोजीशन वेक्टर ज़्यादा बेटर है। पोजीशन वेक्टर है हमारा यहाँ पर आर वेक्टर। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और इनके बीच का एंगल जो है यहाँ पर, इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर ये है थीटा एंगल है। और ऊपर से मैंने नीचे एक इमेजिन कर लिया है, डॉटेड लाइन कर लिया है हमने। और उसके बाद में एंगल के सामने वाला, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला क्या है, AP है। तो AP होगा हमारा परपेंडिकुलर। AP परपेंडिकुलर होगा। AP की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, एक तो आर वेक्टर जो कि क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस, और किसकी वैल्यू पता है हमारे पास, और हमें पता है, और हमको निकालनी है AP की वैल्यू। अगर आप लोगों को पता हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, तो AP अपॉन में आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से AP की वैल्यू क्या निकल आएगी, आर साइन थीटा। तो हमारी AP की वैल्यू पता चल गई, AP की वैल्यू पता चल गई। देन उसके बाद में ये सिंपल है, कुछ नहीं है। यार ये क्या कर रहा है, एक रिजिड बॉडी और रोटेट कर रहा है सर्कुलर में। रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रहा है 2D और 3D में। ये देखिए डायग्राम में, ये रोटेट कर रहा है P पॉइंट से, रिजिड बॉडी P पॉइंट, और ये रोटेट कर रहा है गोल गोल। तो कंसीडर करो एक रिजिड बॉडी है, मान लो कि एक रिजिड बॉडी है और R क्या है, उसकी पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल P का। मैंने आपको ऊपर बताया कि एक P पार्टिकल है जिसका, जो कि क्या है, एक रिजिड बॉडी है। R क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल P का। और फिर रिजिड बॉडी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन ये जो है O पॉइंट, ओरिजिन मान लो यहाँ से ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सो द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r sin थीटा। ये रोटेट कर रही है, जैसे मैंने बताया रोटेट करेगा ये इसके अराउंड,
और रोटेट कर सर्किल कह रहा हूँ, और जिसकी रेडियस है आर साइन थीटा, हमने यहाँ से ये निकाल ली, ये निकाली, ए पी निकाली, ए पी की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा, मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो ए पी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, ए पी की वैल्यू निकाली, ये क्या हमारा रेडियस है, किसकी, ये रेडियस है हमारी आर साइन थीटा। और यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा क्या है, ये एंगल है किस किस के बीच का, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के बीच का, जो किसके साथ बना रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। ये जो थीटा एंगल है ये वाला, ये किसके बीच का एंगल है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मैंने बताया आर वेक्टर है, इसके बीच ये किस किस के एंगल, मतलब कि ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में बना रहा है, मतलब कि एंगल किन दो चीज़ों के बीच में बना रहा है, वेक्टरों के बीच में बना रहा है। तो एक तो ये आर वेक्टर, और इसका ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, ये जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ देयरफॉर, तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी हमारी रिजिड बॉडी की, वो होगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा, ओमेगा आर साइन थीटा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है वेक्टर्स की, तो उनका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं इन वीडियोस को। तो उससे पहले आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। तो जैसे मैंने बताया कि वेक्टर्स में क्या था, साइन थीटा, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि डॉट होगा तो कॉस लेना है, और क्रॉस होगा तो साइन लेना है। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी ना, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार पहले जाकर पिछली वीडियो देखो, मैंने उसमें ट्रिक बताई है, तो पहले पिछली वीडियो जाकर देखो, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो जैसा आपको मैंने बताया कि क्रॉस का होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ का आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। v क्या है हमारा, वेक्टर है, ओमेगा क्या है हमारा, ये भी, इसमें ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों होता है, डायरेक्शन होती है इसकी, ओमेगा भी वेक्टर है, और आर वी हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी हमारी, यहाँ से जो निकलेगा फॉर्मूला वो होगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये था रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हमने समझ लिया। तो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क। तो हम टॉर्क को समझते हैं कि टॉर्क क्या है, तो पढ़ते हैं इसको पहले हम। फॉर लीनियर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन we need to know only the magnitude of force applied, but for rotation motion we have to know actual point of application of force and the way is directed। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब लीनियर सिंपल एक्सेलरेशन, या फिर इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कह लो, या फिर कह लो लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब कि जो सिंपल मोशन हो रहा हो, रोटेशन नहीं, वो तो रोटेशनल मोशन कहलाया जाएगा। ये लीनियर मोशन का मतलब है जो सिंपल मोशन हो रहा हो सरफेस के ऊपर, मतलब एक ही डायरेक्शन में सिंपल मोशन हो रहा हो। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन वी नीड टू नो ओनली दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत है, हमको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स अप्लाइड का, मतलब कि हमको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि क्या मैग्नीट्यूड लग रहा है फोर्स का, मतलब कि जो फोर्स अप्लाई करी जा रही है उसका क्या मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर यहाँ पर रोटेशनल मोशन होता, अगर यहाँ पर क्या होता रोटेशन मोशन, तो हमको क्या करना पड़ता, वी हैव टू नो एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमको एक्चुअल मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, किस पॉइंट पर वो लग रही है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हमें पता लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर क्या होता रोटेशन मोशन, अगर ट्रांसलेशन होता तो सिर्फ हमें कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स अप्लाइड का, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर यहाँ पर जो टॉर्क जो रोटेशन मोशन में होती तो मुझे उसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए था। तो ये है हमारी टॉर्क की डेफिनेशन में समझी। अब इसका ज़रा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये हमारी 3 एक्सिस हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, पीछे डॉट डॉट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक ओरिजिन मान लिया ओ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट माना मैंने, एक रिजिड बॉडी मान ली, एक पी है, तो यहाँ से मैंने डॉट डॉट माना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रही है,
फोर्स का मतलब टॉर्क लग रही है, तो ये यहाँ पर लग रही है, ए इसे मैंने मान लिया, यहाँ एफ मान लिया। देन उसके बाद मैं इसको भी यहाँ से ज्वाइन करा, तो यहाँ के इसके बीच का एंगल थीटा, तो इक्वल एंड अपोजिट साइन, इक्वल एंड अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा इक्वल। देन टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस ओ एम होगा, एफ क्रॉस ओ एम हमारा ये एफ क्रॉस ओ एम। देन उसके बाद में यहाँ पर ओ एम जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। ओ एम क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस से ये रोटेट कर रहा है, कहाँ से रोटेट कर रहा है, यहीं से तो रोटेट कर रहा है ओ पॉइंट से, तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ओ एम हमने समझ ली, ओ एम क्या है। देन उसके बाद में टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, यही क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस एफ। हमने समझा कि रिजिड बॉडी क्या है, टॉर्क क्या है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूछ लिया जाता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में बहुत बार आया है ये, तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाएं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो गाइज मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इसमें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की, आप लोग जाके चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की, वहाँ से वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वो सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर ही हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा इसे देख सकता है क्योंकि जो बीएससी का जो सिलेबस होता है वो सिंपल है, कोई भी देख सकता है बच्चा। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो गाइस इसको समझते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट देयर इज वन पॉइंट एट विच एंटायर मास कंसंट्रेटेड। मतलब कि मान लो कि जो मोशन है सिस्टम का वो क्या है, मान लो कि जो मोशन है सिस्टम का वो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और देयर इज़ वन पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेट हो रहा होगा। मतलब कि कंसिडर करोगे एक मोशन हो रहा है सिस्टम का जिसमें क्या है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो एक पॉइंट होगा जहाँ पर सारा मास जो पार्टिकल का वो कंसंट्रेट हो रहा होगा, उसी को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यही है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहला केस है, मान लो कि फर्स्ट केस मान लो कि ये दे रखा है हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ से ओरिजिन से है, ये है एक मास m1, ये है m2। हमने जस्ट पॉइंट मान लिया, p1 p पॉइंट है, एक q पॉइंट है, जिसका मास है m1, इसका मास है m2। ये पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, और ये है इनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल R वेक्टर। तो कैपिटल R वेक्टर जो है ये है इनों का रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका एक पॉइंट मैंने मान लिया C। ठीक है जी। R1 और R2 क्या है, यहाँ पर हमारे पोजीशन वेक्टर है, मैंने ऊपर बताया आपको, और कैपिटल R हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। या तो आप रिजल्टेंट वेक्टर कह लो, या फिर कह लो आप लोग क्या, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का। तो हम इसको समझते हैं फॉर टू मासेस, दो मासेस के लिए m1 एंड m2 के लिए मासेस क्या है हमारे m1 m2, तो मुझे इसकी रिजल्टेंट निकालनी है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। तो गाइज आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना होगा, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो गाइस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। अगर सेंटर ऑफ मास का लाई करता हो एट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर, अगर मान लो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता हो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो ये हमारा पहला डायग्राम है, मास m1 है, ये m2 है, पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने बताया r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, ओरिजिन ये o है। देन उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन मैंने माना O, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मास लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। रिजल्टेंट 0, तो m1 r1 वेक्टर
प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस के r1 r2 अपॉन r1। तो गाइज इसको हम डेफिनेशन में ऐसे समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे बताऊंगा मैं। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द मास इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है वो डिवाइड करेगा लाइन जॉइनिंग द मास को। वो किसको डिवाइड करेगा? लाइन जॉइनिंग ऑफ मास को। किस में? इनवर्स रेशियो में उनके मास से। मतलब कि जो हैवियर मास होगा वो लाई करेगा ज़ीरो की तरफ। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा भारी मास होगा वो तो लाई करेगा ज़ीरो की तरफ, और जो सबसे कम मास होगा वो लाई करेगा ज़ीरो से दूर। तो समझ रहे हो बात को? अगर आप वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज़ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। ये इसी के अंदर टॉपिक ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ऐसे ही पूछ लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी में क्या क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है हमारी? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है हमारी। तो हम समझते हैं इसको m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 r वेक्टर। ये मैंने क्या करा, ऊपर जो हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, कैपिटल R इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, उसको क्या कर लिया है, उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इनों का, और ये सिंपल एज इट इज़ है। अब मैं क्या करूँ, इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा। मास हमारा कांस्टेंट होता है तो मास आ जाएगा हमारा बाहर। देन उसके बाद में r1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हमारे डिफ्रेंशिएट होंगे। ऐसे ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। देन उसके बाद में ये बना देगा क्या, वेलोसिटी v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, और ये हमारा वेलोसिटी बना देगा सेंटर ऑफ मास की। तो VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। गाइज ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलेस को याद करके जाना। अब बात करता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट बात की, जो मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया कि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करूँगा लास्ट में। तो वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोग इस वीडियो को 10 लाइक कर देते हो, मतलब कि आप लोग इस वीडियो पे 10 लाइक कर देते हो, तो मैं आप लोगों को इसके हैंड रिटन नोट्स दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे 10 लाइक कर देते हो तो मैं इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैं इनको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइज़ मेरे को पता है आप लोगों के लिए 10 लाइक बहुत छोटा टारगेट है, मुझे पता है आप लोग इसे पूरा कर देंगे। अगर आप लोग करते हो इसे पूरा तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।